मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। रविवार देर रात न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए मध्य प्रदेश के महू में एक रैली निकाली गई, लेकिन जब ये रैली एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो अचानक ही एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद हुई हिंसा में 4 लोग घायल हुए और कई कारों और दुपहिया वाहनों को आग लगा दी गई। उन्हें पहले तोड़ा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा से सारा फुटेज निकाल करके उपद्रवियों की पहचान की है। कुल 13 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उनमें से कई पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है तो वो एक 5 मिनट 40 सेकंड लंबा वीडियो है। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या। इस वीडियो में हिंसा कैसे शुरू हुई इसका पूरा एक सीक्वेंस दर्ज किया गया है। वीडियो को शूट किसने किया है? मस्जिद के पास ही छत पर खड़ी एक महिला ने इस वीडियो को शूट किया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस जुलूस में तिरंगा लेकर के कुछ लोग पैदल और कुछ लोग मोटरसाइकिल पर निकल रहे थे। सब आतिशबाजी के बीच क्रिकेट में जीत का जश्न मना रहे हैं, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। लेकिन मामला अचानक तब बिगड़ जाता है जब यही जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरता है। एक आदमी दिखाई देता है मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ, वो अंदर से कुछ इशारा करता है और इसी सब के बीच एक भीड़ अंदर से निकल करके पैदल लोगों पर हमला कर देती है। दोनों पक्षों के बीच झड़प होती है और इस सब को जो अपने कैमरे में कैद कर रही थी महिला, उसकी आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है और एक वक्त पर वो ये भी कहती है कि मारो इन लोगों को। आइए आपको सुनाते हैं वीडियो में क्या क्या। देखो मारो दो कितना भागने दो काट दे दौड़ कैसे भागो इस जगह बोला गाड़ी के लिए देखो मारो दो कितना भागने दो काट दे दौड़ कैसे भागो इस जगह बोला गाड़ी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल को बुला ताला हम रब्बिना मारो मारो अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में आखिर पता चलता क्या क्या है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये महिला खुद वीडियो बना रही है। वो कह रही है कि मारो इन लोगों को। गौर से अगर आप देखें तो तिरंगा पकड़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वहां पर कुछ भड़काऊ बयान दिए गए, कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए। कुछ ने यह भी दावा किया कि किसी तरीके का हमला, उकसाने वाली कोई हरकत की गई। फिलहाल इस वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस घटना के बाद हुई एफआईआर भी टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। उधर घटना के दौरान वहां मौजूद चश्मदीदों ने भी अलग अलग दावे किए हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जुलूस के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। जैसे ही जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तो उधर से बम फेंके गए। एक सुतली बम की बात की जा रही है, जिसके बाद हाथापाई शुरू हुई और तब पथराव शुरू हो गया। तो वहीं जो लोग जश्न मना रहे थे, जो हिंदू पक्ष है, जो कि जुलूस निकाल रहे थे, उनका कहना है कि वो पूरी शांति से जुलूस का हिस्सा बन रहे थे। वो तिरंगा हाथ में लिए हुए थे, लेकिन अचानक से ही मस्जिद के सामने पहुंचते ही अंदर से भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसमें आग लगा दी। आइए आपको सुनाते हैं कि चश्मदीद ने क्या क्या बयान दिए। इंडिया में जीती थी, इसी कारण रैली निकली थी। ये इन्होंने पत्थर वेला करे और इन्होंने पत्थर बरसाना शुरू करे। ये मस्जिदों पे वेला हो गए थे पहले से ही, मून बना के कि हमको पत्थर फेंकने हैं, और इन्होंने पत्थर फेंके। इस बात पे विवाद है। या मंदिरों में आग लगा दी, या गाड़ियों में आग लगा दी। मतलब ये पुलिस प्रशासन यहीं पर ही खड़ी थी, कुछ भी किसी ने कर दिया। अरे जुलूस निकला था इंडिया जीत का, उसका घेर के पथराव किया उन्होंने। मंदिर को टारगेट बनाया, 3-4 गाड़ी में आग लगा दी, इधर भी गाड़ी में आग लगाई, कैमरा तोड़ दिया उन्होंने। अब क्या स्थिति है यहाँ पर और किस तरह स्थिति है? भय का माहौल है क्या? इसका माहौल पूरा किस तरह का? 500 लोग हमला करेंगे, आदमी क्या करेगा? आदमी पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई
हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था। महू में जो हुआ उसकी जांच बेशक होनी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये आखिर किस तरीके की मानसिकता है। आखिर क्यों एक जुलूस पर हमला किया गया? क्या ये नफरत के माहौल का नतीजा है? और कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल? ये सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भी, जहां होली के बहाने भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई अब ये मांग कर रहा है कि मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों की एंट्री रोकी जानी चाहिए और उनके लिए एक अलग वार्ड बन जाना चाहिए। तो यूपी सरकार के ही राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने यह कह दिया कि जिसको भी रंगों से दिक्कत हो वो तिरपाल का हिजाब बनाकर पहन ले। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं, बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सनातन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य? बिहार है ये हिंदू राज्य, इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए ये हिंदू राज्य है ये। तो ऐसे में आड़ी में आज का सवाल है बिल्कुल सीधा, महू में पथराव, होली में तिरपाल, मजहब पर किसकी है भड़काने की ये चाल? और क्या भारत की जीत पर भी दंगा भड़काने की साजिश की गई थी? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं चारू प्रज्ञा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, नेता कांग्रेस वरुण पुरोहित, प्रसन्न नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल है राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद से। अब ऐसा भी होने लगेगा सर कि एक जुलूस निकल रहा है भारत की जीत की वजह से, और ये वीडियो तो चौंकाने वाले हैं कि कोई वीडियो बना करके छत से कह रहा है कि मारो इन लोगों को। क्यों? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरफ से क्या हुआ। लेकिन जो वीडियो पहली उसमें देख में आ रहे हैं उसमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। एक जुलूस निकल रहा है, ठीक है, भारत की जीत की खुशी की जो है सभी को मुबारकबाद, और हम सब लोग भी एक्साइटेड थे कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, सारे जगह सब लोग खुश थे। अब मस्जिद के पास से एक माहौल हो गया है कि मस्जिद के पास से कुछ लोग निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह लोग ऐसे सर, आपने वो वीडियो देखा? एक बार वो वीडियो एक बार स्क्रीन पे लाइए। वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंड है। नहीं, ट्रेंडिंग तो होगा जो होगा। आप उस वीडियो में देखिए, महिला खुद कह रही है, वीडियो बनाते हुए महिला कह रही है मारो इनको। मैंने इसीलिए कहा ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है, और इस जगह पर ये पहला तो जुलूस नहीं है जहां पर निकला है। पूरे भारत में वही वीडियो रखिए, बहुत अलग रिकॉर्ड कर रही है, बहुत अलग अलग जगह और भी जगह जुलूस निकले। क्या ऐसी घटनाएं सब जगह सामने आई? प्रशासन किसी की छत पर चढ़ करके थोड़ा ना देख लेगी कि कोई वहां पर पत्थर रखा हुआ है, कोई किसी को मस्जिद से निकल करके मारना शुरू कर देता है। आप क्या कह रहे हैं कि शासन को घुस जाना चाहिए, लोगों की छत पे खड़े हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की, और तमाम जगह पे ये नज़ीरें। अच्छा, ये हमने पहली नज़ीर नहीं देखी कि मस्जिद के पास से जुलूस निकलते हैं और कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ लोग आकर के प्रोवोकेटिव बातें, नारे लगाते हैं। इसमें क्या प्रोवोकेटिव हो रहा है? ये तो जांच का विषय है। मैं इसके ऊपर कोई अभी टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता, ये जांच का विषय है। जांच के बाद सामने पर आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोवोकेटिव हो रहा था वहां, क्योंकि ये इतनी पहले मैंने नजीरें देखी हैं। इससे पहले क्या हुआ
जहां जहां पर हिंसाएं हुई, आप देखिए आकर के गुनमादी भीड़ निकल करके लोग जाते हैं प्रोवोकेटिव मस्जिद के पास जाकर के नारे लगाते हैं। हर चीज में तो प्रोवोकेटिव नहीं हो सकता ना। एक बार दिखाते हैं कि किस तरीके से जुलूस निकल रहा था, वो वीडियो चलाइए जिसमें लोग नाच रहे हैं। ये जो वीडियो है रिपोर्ट है, भीड़ में से किसी ने शूट किया हुआ है जहां पर लोग नाच रहे हैं। अब इसमें उनके हाथ में तिरंगा है, वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसमें क्या प्रोवोकेटिव है? क्या वो तिरंगा प्रोवोकेटिव है? क्या भारत माता की जय बोलना प्रोवोकेटिव है? बिल्कुल नहीं। क्या ढोल बजाना प्रोवोकेटिव है? बिल्कुल नहीं। मैं तो इन चीजों को कहीं नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट आई थी। अरे सर, इंडियन हेट लैब को आप छोड़िए, इंडियन हेट लैब ने किस बिना पर वो रिपोर्ट बनाई है, अगर उसके हम तह तक जाएंगे और किस तरीके की रिपोर्ट उसमें शामिल की गई है, नहीं उसको बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अच्छा, जेनोसाइड तरीके के उन्होंने वहां पर वाक्य उठाए हैं। बंगाल में कितने लोग पिटे हैं, बंगाल में लिंचिंग हुई, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया इंडियन हेट लैब पर। वो रिपोर्ट जेनोसाइड.वेब की भी रिपोर्ट गलत होगी। अरे सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इस वीडियो को मेरे को बताओ ना। अच्छा, आप बताइए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सारी गलत हैं। अरे सर, आप किधर रिपोर्ट में फंस रहे हैं? जो आंखों के सामने दिख रहा है उसको बताइए ना। बिल्कुल है, ये तो जांच का विषय है। मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि किस तरफ से क्या प्रोवोकेटिव बातें करी गई है। अब आड़ ली जाती है, इन ऐसी चीजों की आड़ ली जाती है। अब तो खेल की भी आड़ ली जा रही है कि कहां पर जो है टारगेट करा जाएगा, कैसे यहाँ की अकलियतों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के ओबीसी को टारगेट करा जा रहा है। और सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम जिस तरीके का भारत में आपने इसमें दलित ओबीसी का एंगल जोड़ दिया। आपको कैसे पता कि इस जुलूस में जो पिटे हैं वो दलित ओबीसी नहीं? मैं तो पूरे जबरदस्ती जोड़ दिया दलित ओबीसी का एंगल। मैं तो अभी तक की जितनी भी मैंने चीजें देखी उसमें साफ नजर आ रहा है। उसमें तो मेरे को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, मेरे को तो उल्टा साफ ये नजर आ रहा है। नहीं देखना चाहेंगे तो नहीं नजर आएगा। आप जो भड़काने की बात कर रहे हैं, उल्टा कल को तो ये कह देगा कि अगर कोई महिला खुद वीडियो बनाते हुए कह रही है मारो इनको, तो ये ज्यादा भड़का हुआ है। वो तो खुद अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर रही है कि मारो इनको। ये जांच के बाद सामने आएगा। अच्छा। पुलिस के बाद सामने आएगा, पुलिस प्रशासन जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसके बाद सामने आएगा क्या हुआ वहां पर। वहां पे एक पक्ष का कहना कुछ और है, दूसरे पक्ष का कहना कुछ और है, लेकिन यहाँ पे एक नैरेटिव ये बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर एक नैरेटिव ये सेट कर लिया है जो आंख के सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष क्या है? बहुत से, फिर तो बहुत सी जगह पे वीडियोस और भी मौजूद हैं। और उन वीडियो पे हम भरोसा करते हैं। अच्छा, आप वीडियो पे भरोसा कर लिए, क्या अदालतें वीडियो पे भरोसा करके चल देंगी? अच्छा, क्या देश की न्यायपालिका वीडियो पे भरोसा करके चल देंगी? ये तो एक वीडियो, अभी और भी बहुत सी वीडियो है, वो भी दिखाइए ना कि क्या हुआ। चारू प्रज्ञा, पहले बताइए, सरकार है आपकी, दूसरा वहां पर कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, और तीसरा बार बार ये कहा जाता है कि माहौल कुछ ऐसा देश के अंदर बन गया है कि हर मस्जिद के सामने ही ढोल बजता है, वहीं पर नारे लगते हैं, वहीं पर पटाखे फूटते हैं। और एक मौलवी साहब है, वो कह रहे हैं कि सुतली बम फेंका गया। तो अगर कोई डरा हुआ है, बार बार उसको भड़काया जा रहा है, बार बार उस पर धमकियां दी जा रही हैं, तो कभी तो उनके सब्र का बांध टूटेगा ना। पद्मजा, नमस्ते। देखिए, अगर बार बार तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करता रहेगा तो भारत में स्थिरता नहीं आएगी। इसी तरीके के हमले लगातार करे जाएंगे। अच्छा, हम लोग ढोल तो सब जगह बजा रहे थे, हर जगह सेलिब्रेशंस हो रहे थे, हर जगह भारत माता की जय कहा जा रहा था। ऐसा ही क्यों है कि एक ही जगह पर जहां एक मस्जिद थी, आक्रमण किया गया इन लोगों के ऊपर, और कहते हैं प्रोवोकेट हो गए। किस चीज से प्रोवोकेट हो गए? आप राम के नाम से परेशान हैं, देश की जीत से परेशान हैं, या फिर भारत माता की जय कहने से परेशान हैं? और ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है पद्मजा, और मैं ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आप पैटर्न देखिए, जिस प्रदेश में थोड़े भी समय तक विपक्ष की सरकार रही है, उन्होंने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई है कि उन्होंने देश को बस बांटने का काम किया। पहले भी जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी गर्व के साथ कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पे पहले मुसलमानों का हक है, तो क्या आप भेदभाव के बीज बोकर नहीं गए हो क्या? आज जिस स्टेट में हमारा देश है, ये आपकी देन है और आप समझ नहीं पाते हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि ईद की छुट्टी बढ़ा दीजिए और विश्वकर्मा पूजा में छुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी तेलंगाना में ये कहा जाता है रमजान में आप जल्दी घर चले जाइए, आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं व्रत रखना चाहूं तो मुझे कोई पहले घर जाने देगा क्या? देखिए, हमारा देश अगर सेक्युलर है, अगर आप सब धर्म को समान मानते हैं, तो आप एक धर्म का इस हद तक साथ नहीं दे सकते कि आप अनफेयर हो जाएं। अच्छा, पैटर्न तो ये भी है ना कि आपकी विधायक, आपके मंत्री खड़े होकर के कह देते हैं कि भैया मुसलमानों को तिरपाल का बुर्का पहना दो, उनको आप घर पर बिठा दो, उनके लिए अलग वार्ड बना दो। तो आदमी को आप जितना डराएंगे, जितना दबाएंगे, कभी वो भी भड़क जाएगा। अब भड़क रहे हैं लोग क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है।
पद्मजा मुझे एक बात आप मुझे बताइए, क्या भारत को सब हिंदुस्तान नहीं कहते? तो हिंदू राष्ट्र कहते ही सबको इतनी चोट क्यों लग जाती है? हिंदुस्तान कहते हैं ना आप। हमारे देश का मूल चरित्र सनातनी है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है, और इसी संस्कृति के साथ पता नहीं कब से सब साथ में रहते चले आए हैं। नहीं चारू प्रज्ञा, पर हमारे संस्कृति में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी को आप ये मशवरा दे दें कि या तो आप घर पे बैठो या तिरपाल पहन करके निकलो। ये तो किसी देश की संस्कृति में नहीं, ना हमारे हिंदू धर्म में। देखिए, अगर एक लाइटर वेन में कोई बात कह दी गई है, आप इस बात को भी समझिए पद्मजा कि हर सिंपल फेस्टिवल को मनाने के लिए भी एक हिंदू की क्या हाल होती है। आप रामनवमी की बात करिए, आपको मैं 2 साल के हर प्रदेश के एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ किस तरीके से आक्रमण करे गए, बहुत सारे जिस तरीके से टोलियां निकली। रामनवमी, आप हनुमान जयंती की बात कर लीजिए, अरे कर्नाटक में तो गणपति बापा को अरेस्ट करवा दिया था कांग्रेस की सरकार ने, और उसके बाद आप कहते हैं भाई जुम्मा तो हर जुम्मे आता है, होली तो साल में एक बार आ रही है ना। तो आप क्यों ये डिसकंटेंट के सीड्स बो रहे हैं? योगी जी ने कभी भी कोई भी निर्णय, कोई भी पॉलिसी धर्म जाति देखकर नहीं बनाई, और आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बीमारू राज्यों से बाहर निकल चुका है। उस बात का प्रमाण है कि इस लीडर ने देश को और स्टेट को बहुत इक्वालिटी के साथ जो आप क्या ये विपक्षी नेता इस तरीके की बातें बोल सकते हैं? मैं पूछती हूँ ना आपसे। नहीं, मऊ की विधायक नहीं है वो, उत्तर प्रदेश की बलिया की विधायक, बलिया के जो विधायक हैं वो इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं आकर के? अब आप किस किस चीजों में विभाजित करेंगे और कितना कितना करेंगे ये भी बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल्स में जो है मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाया जाए। अगर हिंसा की प्लानिंग करी गई है, और ये एक बार नहीं हुआ है पद्मजा, हिंसा की प्लानिंग बार बार लगातार करी गई है। जो है एक सेकुलर मुल्क है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, और इसका आपके बीच में मैं बोली नहीं, एक बार लिया गया था। अच्छा, और सेक्युलर मुल्क में, अच्छा ठीक है, नहीं मैं देती हूँ आपको जवाब। पद्मजा, इनको चुप कराइए। फौज है, विधायक है। सैयद जी मेरे ऊपर मत बोलिए, रुक जाइए। मुझे लगता है आपको पता नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में चल क्या रहा है। आपको पूरा संविधान याद आ गया, आपको सेक्युलरिज्म याद आ गया। जब मऊ में सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी, आपने कहा ये तो जांच का विषय है। मैं हिंसा का समर्थन करना नहीं बैठा, धर्मनिरपेक्षता ये भी कहती है कि आप कहीं भी अपना जुलूस निकाल सकते हैं, हिंसा और का कोई समर्थन नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता ये भी होती है। पद्मजा जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, पद्मजा में एक मिनट सैयद जी को जवाब देने की जरूरत है। अभी आप रुक जाइए एक मिनट। सैयद जी, भारतीय जनता सैयद जी मेरे समय में आप बीच में बोलते मत रहिए। आपसे मैं स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, जवाब देने की हिम्मत करिए। और बड़े बड़े मुख्यमंत्री आकर के दंगा करवाया गया है, जो विभाजनकारी है, दंगा करवाया गया है। नहीं होते कभी हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, पर जुलूस पे पत्थर मारना विभाजनकारी नहीं पद्मजा, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो कर रहे हैं उनको अरेस्ट करिए, उनको सजा दीजिए। जो गलत कर रहे हैं विभाजनकारी है कि नहीं है? भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विभाजनकारी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनसे देश के अंदर नफरती माहौल पैदा हो रहा, मुख्यमंत्री तक शामिल है उसमें। उस पर बात नहीं हो रही। अगर 15 मिनट की पुलिस को यहाँ से हटा दीजिए, ये विभाजनकारी बयान नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं। नुपुर शर्मा को आप कहते हो कि गर्दन काट दीजिए, लगातार प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। सर धड़ से अलग, ये विभाजनकारी नहीं है। अंदर अकलियतों को टारगेट करने का मैं खुलेआम कह रहा हूँ। पद्मजा, आप 1 मिनट के लिए चुप करवाइए, ये अपने समय में बोले प्लीज। टारगेट जिस तरीके से करा जा रहा है, कभी लिंचिंग के नाम पे, कभी गौ हत्या के नाम पर, मैं बताती हूँ टारगेट क्या होता है। एक मिनट नजीरे हैं, और पद्मजा 1 मिनट, लोग आकर बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रहे हैं, अब आप उसको मानने को तैयार हो गया। जवाब दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर नवल किशोर और सभी भाई आपकी बातें कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना, आपकी नेताओं की भी होने वाले जिम्मेदारी है। एक सेकंड, हिंसा, चारू प्रज्ञा, ये इनको 1 मिनट चुप कराइए। हाँ, बीच में मत बोलिए, हम लोग सभ्यता के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हिंसा में शामिल होते हैं जितने लोग, उनका साथ देने विपक्षी आ जाते हैं। ये आज विभाजनकारी बातों की बात करते हैं। इन्होंने कोई बयान दिया जब ये कहा गया कि 15 मिनट देश की पुलिस हटा लीजिए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये बयान दिया गया। आपने कुछ कहा जब नुपुर शर्मा का धड़ तन से अलग करने की बात करी गई, तब आपने कुछ बोला? तब आपने कुछ नहीं बोला। विभाजनकारी ये होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में कहते हैं 4% कर्नाटक में मुसलमानों के लिए, तब आप कुछ नहीं बोले। आपने कुछ बोला जब एग्जाम्स के टाइम टेबल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है, एग्जाम के टाइम टेबल, बच्चों के टाइम टेबल चेंज हो जाते हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला। जब सरकारी दफ्तरों में दफ्तर जल्दी बंद होने लगते हैं क्योंकि रमजान चल रहा है, तब आप कुछ नहीं बोले। जब छुट्टी चली जाती है विश्वकर्मा पूजा की, तब आप कुछ नहीं बोलते।
नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते और हमेशा आप कानून की उल्टी तरफ, संविधान की उल्टी तरफ, पार्टी के नेताओं की तरह थोड़ी ना जो मैदान छोड़ के भागते हैं। भारत माता की जय कहने में आपको शर्म क्यों आती है? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रोफेसर नवल किशोर, ताली दो हाथ से ही बजती है, तो अगर कोई भड़काऊ बयान दे रहा है दिक्कत हो जाती है, सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो किसी के ऊपर पत्थर मारते हैं सिर्फ एक नारे की वजह से या सिर्फ कुछ आतिशबाजी की वजह से। प्रोफेसर नवल किशोर, देखिए, जिस राज्य की बात कर रही हैं उस राज्य में तो बुलडोजर राज चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिए हैं। जो आम तरह से अमन चैन नहीं रख सकते हैं, तो ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर इस तरह की कोई घटना है तो उनको पकड़ें और जेल भेजें, उसको कौन मना किया है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो वहाँ के सीओ के वक्तव्य का समर्थन करते हैं, जबकि कलेक्टर कहता है और जो उनका सर्विस कंडीशन है उसमें कहा जाता है कि इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए, मैंने सर्विस कंडीशन अलाउ नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मानसिकता कहां से आती है। इसका मतलब है कलेक्टर और डीजीपी का कोई रोल ही नहीं है। जो योगी आदित्यनाथ के बाद से, मुख्यमंत्री के बाद अगर सही कह दे तो वही सही है। असल में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना ये सबकी जिम्मेदारी है। आप दोनों हाथ की बात करें, बिल्कुल सही बात है। दोनों हाथ को उतना ही सजग रहना चाहिए। और दिवाली और होली आज का त्योहार नहीं है, सदियों से मनाए जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में भी सालों से मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ के चुने हुए विधायक आकर कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलो क्योंकि दंगा हो जाएगा। अरे दंगा राज की मानसिकता से तो आप पूरे देश को पीड़ित कर चुके हो। प्रोफेसर साहब, ये डर तो बैठ जाता है ना, विधायक हैं, होली दिवाली तो दूर की बात है, ये डर तब बैठता है जब होली छोड़िए, सिर्फ एक क्रिकेट में हुई जीत के लिए जब आप जुलूस निकालते हैं उस पर भी पत्थर चल जाते हैं, तो डर तो तब बैठ ही जाएगा ना कि माहौल ऐसा बन गया है। देखिए, आप तो खुले तौर पे कहते हैं कि जो विपक्षी दलों को वोट देगा वो पाकिस्तान चला जाए। उससे क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? आपके दल में एक भी मुसलमान जो है एमपी नहीं है। 20 करोड़ लोग, 15% आबादी को आप खारिज करके चलते हैं, तो आपसे तो ऐसे ही लोग डरे हुए हैं। आपसे तो ऐसे ही लोग डरे हुए हैं। एक आबादी जिसकी आबादी 20 करोड़ है उसके विषय में इस तरह की बात करते हैं। मुस्लिम होना आतंकवाद का संकेत है, आप इस तरह की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे करती है, बड़ी बेशर्मी से करती है और उनके खिलाफ में नफरत की जहर खुलेआम फैलाती है। ये तो उनके, देखिए आपने कहा, बिल्कुल चारू बहन ने कहा कि संस्कृति, अरे संस्कृति कभी राजनीति थोड़े हो सकता है। एक संगठन जो अपने आप को कहता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है, क्यों इतना राजनीतिक लाभ उठा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि उसी का एक विंग है, एक विंग की तरह काम कर रहा है। क्यों इतना मनोबल, जो संघ परिवार के लोग हैं, जो उस तरह के लोग हैं, उनका मनोबल इतना हाई कैसे हो गया है? तो अगर अगर माहौल में ऐसा जहर घुल गया है तो उसका नतीजा आप मऊ में देखेंगे। यही लॉजिक दिया जा रहा है कि आपने ऐसी यहाँ पर परिस्थिति बना दी है कि आदमी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। और देखिए पद्मा जी, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड देखिए, बहराइच में एक जुलूस निकलता है, राम गोपाल मिश्रा के साथ क्या होता है, जयपुर में कन्हैया मास्टर के साथ क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इसी ट्रेंड की एक बढ़ती हुई स्थिति है कि पहले चलाया किसने? प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं ये भाजपा के नेता चला रहे हैं ट्रेंड। ये पिछले 10 साल में को आप 10 बार बोलेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना? अगर भारतीय क्रिकेट जुलूस निकलता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का जुलूस था, देशभक्तों का जुलूस था, उस जुलूस के ऊपर कौन पथराव करता है? कन्हैया मास्टर की गर्दन कौन काटता है? राम गोपाल मिश्रा जब बहराइच में जुलूस में जाते हैं तो उससे तलवार से कौन काटता है? क्या रामनवमी पे, क्या हनुमान जयंती पे, क्या देवी के जुलूस निकालने पर जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा चढ़ा वहां पर, उसने एक झंडा वहां से हटा दिया, इसलिए वो डर गए लोग और उसको गोली मार दी। ये तो बनाया गया ना। अगर वो वहां से निकल रहा था, अगर जुलूस निकल रहा था तो जुलूस में राम गोपाल मिश्रा को मारा गया और फिर उसके ऊपर लोगों को किस तरीके से वहां से पथराव किया गया। तो ये पूरा अगर आप ट्रेंड देखेंगे, फिर कहा जाता है कि भाई जहां मस्जिद है वहां पे आप जुलूस मत निकालो, आपको अलग रूट दे देंगे। ये कहा जाता है कि मस्जिद के सामने आप लाउड स्पीकर मत बजाना, ये कह दिया जाता है कि आप वहां ज्यादा देर मत रुकना, वहां रुक के आप भारत माता की जय मत बोलना, वहां जाओगे तो तिरंगा को थोड़ा नीचे कर लेना। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से क्यों भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीती है तो
जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, तो ये देश के हिंदुओं के आस्था का सवाल है। हनुमान जयंती है, देवी विसर्जन है, या गणपति अगर बैठ रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है। और बिहार में, और बिहार का अगर मैं जिक्र करूं, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए, तो ये तो वही बिहार है ना कि जहां लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से कुंभ को बोलते हैं कि फालतू की चीज है, ये वही बिहार है कि जहां तेजस्वी कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम वोट बैंक को, ये बिहार वो है जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया, और इसलिए किया गया कि एक ऐसा जो वोट बैंक की राजनीति जो बिहार के अंदर तेजस्वी करना चाहता है, उसी का आरजेडी के दंगा नहीं हुआ लालू जी को देखते हुए जिस तरीके से बिहार है जहां पर ये बिहार जैसे लोग बाप का है क्या, बयान कौन दे रहा है? ये तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव इस बात को बयान दे रहे हैं। लगातार एक हर कोई अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। अगर केतकी सिंह अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं, तो वहां पर तेजस्वी यादव अपने पक्ष में बना रहे हैं, तो हर कोई अपने ही वोट बैंक को अपील कर रहा है ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक से क्या लेना देना? अगर तेजस्वी यादव तो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार सबका विकास की बात तेजस्वी यादव वहां बाबा कौन होता है ये बात बोलने वाला का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, यह बताता है कि चुनाव को देख के तेजस्वी यादव बिहार के अंदर किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं। नहीं, पर समीर जी, अगर निंदा करनी है तो दोनों की ही करनी पड़ेगी। अगर तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उतने ही सवाल रघुराज सिंह से भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल पूछे जाना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल कि आप किसी वर्ग विशेष को कहिए कि आप तिरपाल पहन लीजिए होली के दिन। उनका बयान गलत है, इसमें कोई दो राय, इनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से अब बिहार के अंदर आप, और केतकी सिंह भी ये नहीं कह सकती हैं कि भाई मुसलमानों के लिए अलग वार्ड्स बनेंगे। नहीं, ये भी नहीं कह सकते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर माहौल वो भी खराब कर रहे हैं ना। लेकिन नहीं, कार्रवाई क्या होगी? लेकिन अब बिहार में किस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव खराब कर रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का आप बयान देखिए, बाबा बागेश्वर की अगर वहां सभा होती है तो किस तरीके से आरजेडी के नेता बयान देते हैं बाबा बागेश्वर को लेके। पिछली बार जब सभा हुई थी तो कहा गया था कि बिहार में तैयार रहना, स्पीच के दायरे में नहीं आता जो कह रही है, जो मंत्री जी कह रहे हैं, धार्मिक बात कीजिए ना। अभी आपने कहा बयान ठीक नहीं आता, ये हेड स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता? अगर ये हेड स्पीच के दायरे में आता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो भी कर रहा है आप बताइए, जिम्मेदारी आप सामने वाले पक्ष पे सारी कार्रवाई हो। अच्छा, आपने अभी लालू यादव, तेजस्वी यादव जो बोलेंगे उस पर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, ये आपने बात बहुत अच्छी कही है। एक सेकंड सैयद जवाद जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये लोग शामिल थे, उनके खिलाफ बात नहीं करेगी। वरुण पुरोहित जी, बात बिल्कुल सही कही है कि जो केतकी सिंह ने बोला है, जो रघुराज सिंह ने बोला है, वो गलत है। और अगर ये हेट स्पीच है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकायदा आप जाकर के केस कीजिए, आप पुलिस में रिपोर्ट फाइल कीजिए उनके खिलाफ, सैयद जवाद। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये बातें गलत हैं, वो मऊ पे चुप क्यों हो जाते हैं, जहां पर मऊ में कैमरा पर दिखाई दे रहा है कि लोगों को इशारा करके पिटाई करने के लिए उकसाया जा रहा है। ये भी तो कोई मानसिकता है ना, ये भी तो कोई एक्शन है। पद्मजा, ये वहां के मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। दो बातें करी, सब इधर उधर। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए। अरे प्रोफेसर साहब, अब मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे, पत्थर कोई मारेगा तो मुख्यमंत्री रिजाइन करेगा। अब मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे ना, और जब इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक दल वहां भी खड़ा हो जाएगा कि लोगों का दमन किया जा रहा है। मालूम नहीं है कि अधिकारी सबसे ज्यादा कवर फायर वहीं पे मिलेगी जब मुख्यमंत्री एक्शन लेगा। कि अधिकारी का कर्तव्य क्या है, वो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, आपने नहीं है कि लालू रिजाइन करेगा तो रावड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी। नहीं, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आपने इतना लंबा बोला केतकी सिंह के ऊपर कि उनके ऊपर केस होना चाहिए, वो गलत है, रघुराज सिंह गलत है, और बिल्कुल सही कहा आपने। पर एक शब्द उनके लिए तो बोल दीजिए जो कि आग लगा रहे हैं, जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कि पत्थर मार रहे हैं। उन पे आप कह रहे हैं कि वो भी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री। मतलब जो पत्थर मारे वो जिम्मेदारी उसकी नहीं, जो बयान दे पूरी जिम्मेदारी। उन्होंने पूरे राज्य को कम्युनल बना दिया है। अच्छा। क्योंकि कम्युनल पॉलिटिक्स ही उनका आधार है, समाज को कम्युनलाइज कर दिया। लालू प्रसाद जी के घर से मुख्यमंत्री रहते, कैसे अपहरण के सौदे होते थे, आप ही के पार्टी के नेता ने बताया है। अरे नवल किशोर जी, कौन है? लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तो घर में कैसे अपहरण के सौदे होते थे, बोलेगा तो फिर लोगों से कैसे वसूली होती थी? ये तो लालू साहब के साले ने बता दिया, घर के व्यक्ति ने बताया है कि लालू जी कैसे अपना उद्योग चलाते थे मुख्यमंत्री है ना। अरे चंदा चोर कौन है? 15 साल के जंगल राज तो घर के लोग बता रहे हैं।
नौकरी चोर कौन है, बताओ ना कौन है। आज ही बेल मिली है, आज ही आपको तेज प्रताप को बेल मिली है, आज सुबह ही। आप गिनाओ ना, आज ही बेल पे रिहा हुए हैं, आज सुबह। अरे पूरा परिवार बेल पे है आपका, माहौल क्रिएट करके आपके लालू प्रसाद का पूरा परिवार बेल पे है। अच्छा ठीक है, गलती यहाँ पे भी माहौल की है, व्यक्ति की, इंसान की कोई गलती नहीं है। जो हिंसा करता है उसकी गलती नहीं है, उसमें भी माहौल की ही गलती है। वरुण पुरोहित, क्या माहौल की ही गलती है या वहां पर भी थोड़े से दो शब्द उसके बारे में बोले जाएंगे? तस्वीर आप देखिए यहाँ पर कि लोग खुल्लम खुल्ला सड़कों पर निकल करके आग लगा रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, और उल्टा लोग कुछ वहां पर कह रहे हैं कि भाई गलती उनकी नहीं है कि वो मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, गलती उनकी है जो माहौल खराब। सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? अरे सरकार को दिख रहा है, इसीलिए 13 लोग को पकड़ा है ना, और को पकड़ना चाहिए, पूरी भीड़ में सबको पकड़ना चाहिए। कार्रवाई किया, अरे 13 लोग पकड़े गए हैं सर, और एनएसए लगेगा उनके ऊपर। वरुण पुरोहित बताइए जी, मैं बोल सकता हूँ? फिर इसमें दिक्कत क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ बोलने दीजिए यार, बोलने दो ना, दूसरे को बीच में बोले जा रहे हो बार बार। इसके आड़ में हेट पद्मजा जी चुप करो ना, इनको क्या बीच बीच में बोले जा रहे हैं? इसके आड़ में देखिए आरजेडी सही है, कांग्रेस को बोलने नहीं देगी, उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए प्रोफेसर साहब। इसके आड़ में बाबा बागेश्वर सही है, वरुण पुरोहित। इसके आड़ में मोहन भागवत सही है, वरुण पुरोहित। पद्मजा जी ऐसा है, आपने दो प्रश्न उठाए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, फालतू की बातों पे हो रही है। आपने कहा कि मऊ की जो घटना हुई वो क्यों हुई और माहौल कौन बिगाड़ रहा है। मऊ की घटना हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन का फेलियर है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब भारत का मैच हो रहा था, जो कि कैमरे पे आकर के कह रहे हैं कि अगर भारत जीतता है तो उनका फेलियर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो तो इन्वेस्टिगेशन, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस अपने आप गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर वो वीडियो बना रहे हैं, आप बता रहे हो वीडियो बन रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस और प्रशासन की गलती हुई ना। आपने बनाने केस दिया, करने कैसे दिया? क्या लगता है वो महिला जो कि खुद रिकॉर्ड करके कह रही है कि मारो इन सबको, वो क्या दर्शाता है? हाँ तो उसको नहीं, तो उसमें वो ये दर्शाता है कि पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। जब एक आराम से छूट करके वीडियो बना रही महिला, तो पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पे चर्चा होनी चाहिए। जो माहौल आप बता रहे हो, माहौल खराब, पत्थरबाजी हो रही है और कोई महिला रिकॉर्ड करके कह रही है कि इनको और मारो। अब जो आप मानसिकता की बात कर रहे हो पद्मजा जी, उस पर आ रहा हूं। देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? पिछले 10 सालों में मोदी काल में ये माहौल सबसे ज्यादा खराब किया गया। 11 साल के मोदी काल का शासन होने वाला है और ये पूरे देश में फैल गया। इसका मतलब ये फेलियर है। ये कहते हैं पहले ऐसे होता था, तो भाई 11 साल में अब क्यों हो रहा है? और अटल जी की सरकार को फेलियर बताते हैं। इससे ज्यादा फेलियर प्रशासन क्या होगा देश के? बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब तक प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के रिसोर्सेज पे मुस्लिम्स का राज है, उनका राइट। अब आप बोलने नहीं दोगे, हिम्मत नहीं थी। आप एक्सपोज हो जाते हो तो बोलने नहीं देते हो। आप एक्सपोज हो रहे हो, मोदी काल एक्सपोज हो गया आपका 11 साल का। मोदी जी की सरकार फेल हो गई देश के अंदर। कैसे हो रही है एक्टिविटी पूरे देश में? आपकी सरकार बहस में नहीं करती। इसका मतलब आपने ये सुना ना, इस तरीके की बातें कही जाती थी और सब बैठ के सुन लेते थे, सब बैठ के सुन लेते थे। भाई बजट बनाए जाते थे जो केवल माइनॉरिटी फोकस्ड होते थे। अटल जी की सरकार आपकी आवाज नहीं निकलती थी क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी। सरकार फेल थी क्या? आपको यही तुष्टीकरण की सरकार फेल थी क्या? अटल जी की सरकार फेल थी क्या? ये सरकार हमारी सरकार फेल थी क्या? सक्सेसफुल 11 साल में मोदी हुआ है देश में ऐसा 3 बार चुनकर एक प्रधानमंत्री आया हो गया। पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो सरकार आपकी है ना, अब तो तुष्टीकरण हो नहीं रहा। आपकी सरकार, तुष्टीकरण की बजाय आप टाइट क्यों नहीं करके रखते? इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। अब आपको लॉ एंड ऑर्डर टाइट करना चाहिए था। आप पद्मजा एक तो इनको चुप कराइए ना, ऐसे ये देश को बेचना डिबेट मुझे अच्छा नहीं लगता। इनको अगर इनके पास कोई तथ्य नहीं है देने के, नाकामी है। आपने शुरू किया, मैं थोड़ी बोल रहा था। नाकामी है आपकी, कह रहे हैं आपने बोलना शुरू किया दूसरे के बीच में। मैं कब बोला आपके बीच में? मैं तो बोलता नहीं हूँ आपके बीच। ठीक है, वरुण पुरोहित अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चारू प्रज्ञा जवाब दें। मैं थोड़ी बोल रहा था आपके बीच। आप तो बंद ही नहीं करते। हाँ, देखो कितने प्रिंसिपल वाले बन जाते हैं, दूसरे के बीच में बोलते हैं, फिर कहते हैं हम तो ऐसे नहीं बोलते। इंटरव्यू करते हैं। तो नहीं बोला पूरी डिबेट में किसी के बीच। बताइए वरुण जी। नहीं, आप मैं तो कह रहा हूं पद्मजा जी, 1-on-1 डिबेट करिए ना। आप तो डिबेट पर आते ही नहीं, आप तो इंटरव्यू देने आए हैं। अरे मैं तो सभ्यता रखता हूँ, मेरे में सभ्यता है। आपकी जैसे नहीं करता बीच में टिक्का टिप्पणी। मैंने नहीं करी है आपके ऊपर बिल्कुल भी। पूंजीवादी व्यवस्था के जो प्रचारक हैं, पूंजीवाद को देश में जड़ों तक जमाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इनका, मानते क्यों नहीं है? वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उन पे कार्रवाई करो प्रशासनिक अधिकारियों पे। और जो जहर की बात आप कर रहे हो, क्यों माहौल में हुआ? कि जिसमें पूंजी हो वो
चाइना में रहता हो, देश में कोई पूंजीवादी ना हो। मैंने क्या कहा था पद्मजा जी? भाई आपके नेता की आपकी यही सोच है।